हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने सोशल गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। और आज हम पढ़ने वाले हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। इस वीडियो की शुरुआत हम सिविक्स के चैप्टर 1 से कर रहे हैं, जो कि क्लास 8 का है। तो इस वीडियो में आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा कि जैसे भारतीय संविधान के बारे में बात होने वाली है। देखिए, इस बुक की शुरुआत में जो पहला हमारा एक पेज है, उसमें ना एग्जाम्पल जो है वो 2 गेम से या कुछ गेमों से शुरू हुआ है, कुछ खेलों से शुरू हुआ है, जिसमें एक खेल दिया हुआ है आपको फुटबॉल का। फुटबॉल में जैसे कि बताया जाता है कि कुछ नियम होते हैं, हर एक खेल के अपने नियम होते हैं। ऐसे ही फुटबॉल के, अगर हमें फुटबॉल को खेलना है तो उसके कुछ नियम हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। तो नियम से क्या होता है ना, हम उस खेल को समझ सकते हैं, उस खेल को अच्छे से खेल सकते हैं। तो जैसा कि फुटबॉल का नियम क्या कहता है, फुटबॉल पैरों से संबंधित खेल है, तो आप उसको हाथ से नहीं खेलेंगे। दूसरा नियम ये कहता है कि गोलकीपर के अलावा कोई और प्लेयर जो है फुटबॉल को हाथ से नहीं पकड़ सकता। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो गलत होगा। ऐसे ही अपनी सोसाइटी और समाज के भी कुछ नियम होते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला जो चैप्टर है वो भारतीय संविधान के बारे में। संविधान क्या कहता है? संविधान एक्चुअल में होता क्या है? ये एक लिखित पुस्तक है जिसमें किसी देश के शासन और प्रशासन को चलाने के मूलभूत कुछ नियम है। एक्चुअली किसी को देश को या किसी की देश की सरकार को चलाने के लिए आपको कुछ नियम की जरूरत होती है, तो संविधान वही है। और उसके बाद नीचे कुछ डेट्स लिखी हुई है। 1922 में क्या हुआ था, गांधी जी ने संविधान सभा और संविधान निर्माण की मांग की थी। दूसरी जो डेट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी संविधान सभा के गठन की मांग की। इससे पहले किसी और ने संविधान सभा के गठन की मांग उठाई नहीं थी। 1946 में संविधान सभा का फाइनली गठन कर दिया गया। अब क्या है, एक संविधान सभा है जो हमारे देश के लिए कानून बनाएगी। और देखिए, कानून जरूरी भी है कि हर देश में जो लोग रहते हैं उनको पीसफुली अगर आप रहना चाहते हैं तो कुछ नियम होने जरूरी हैं। नेक्स्ट डेट क्या कहती है, 1947 से लेकर 1949 के बीच में संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार किया। देखिए, 1947 में हमारा देश आजाद हो गया था, तो फिर हमारा जो है नया संविधान का प्रारूप तैयार हुआ था। इससे पहले हम ब्रिटिशर्स के रूल फॉलो कर रहे थे। 1950 में फाइनली हमें जो है संविधान हमारा मिल गया, तो अब जो है हम अपने फॉलो करते हैं रूल। अब देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर ये होता है रेस की, किसी भी देश को संविधान की जरूरत एक्चुअल में पड़ती क्यों है। देखिए, अगर हम देश की बात करें तो देश तो आपको, हम सबको पता है, इतना बड़ा है, उसमें इतने धर्म के लोग, जाति के लोग रहते हैं, तो वहां पर नियम की जरूरत होनी ही है, क्योंकि बिना नियम के सब अपनी मर्जी से चीजें करेंगे और फिर इसमें जो है एक शांति या हम कह सकते हैं पीस मेंटेन नहीं हो सकता। तो आज क्या दुनिया की जो ज्यादातर लोग हैं ना, उनके सबके पास मोस्टली आपको संविधान मिलेगा। तो देखिए, ये कहना क्या सही होगा, जिसके पास अपना संविधान है वो देश लोकतांत्रिक देश है, या जो लोकतांत्रिक देश हैं उन सबके पास अपना संविधान है। तो मैं ये कहना चाहूंगी, ये सेंटेंस बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि संविधान का मतलब हम क्या समझ रहे हैं, नियम। तो नियम तो एक राजतंत्र देश में भी हो सकते हैं, नियम का लोकतांत्रिक और राजतंत्र से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, लोकतांत्रिक संविधान को हम ऐसे समझ सकते हैं, लोकतंत्र में जिसमें लोग अपने लीडर्स को चूज करते हैं, और संविधान मतलब नियम। तो क्या हो गया कि ऐसा संविधान या देश जहां पर लोगों को महत्व दिया जाए। ठीक है, आगे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे संविधान की कुछ विशेषता है। तो पहला इसमें से आएगा, संविधान जो है हमारे समाज का स्वरूप बताता है हमें। संविधान हमारा क्या करता है, हमारे समाज का स्वरूप, शेप बताता है हमें कि हम किस तरह के समाज में रह रहे हैं। दूसरा आएगा, संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिसके द्वारा राजनेताओं के हाथों में सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सके। देखिए, संविधान ये डिसाइड करेगा कि जो हमारे लीडर्स हैं वो अपनी पावर का या पोस्ट का मिसयूज ना करें, क्योंकि जो हमारे लीडर्स हैं ना वो भी काफी अपनी पोस्ट का मिसयूज करते हैं, तो संविधान उन्हें कंट्रोल में रखता है। थर्ड देखिए, भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समान अधिकार देता है, ये तो हम सबको पता है, इक्वालिटी है। दूसरा है यहाँ पर अंतर सामुदायिक वर्चस्व और अंतः सामुदायिक वर्चस्व। ये क्या होता है, अंतर मतलब एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय को कोई दबाएगा नहीं, कोई इन्फीरियर फील नहीं कराएगा, कोई इनइक्वालिटी नहीं करेगा। अंतः समुदाय में एक ही समुदाय के अंदर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ही लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा कोई नहीं करेगा। अगर ऐसा कोई करता है तो ये जो है एक कह सकते हैं हम गलत चीज है, तो ये नहीं करनी चाहिए। तो संविधान हमें इन सब चीजों की एक लिमिट बताता है कि हमें या हमारे नागरिकों को इस तरह से रहना चाहिए और इस तरह से सारी चीजें फॉलो करनी चाहिए।
आगे देखिए, भारतीय संविधान के कुछ मुख्य लक्षण है, कुछ फीचर्स हैं मेन कि वो क्या क्या चीजें कैरी करता है। तो देखिए, सबसे पहले संघवाद है, देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। संघवाद क्या होता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार, यानी कि मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो एक इससे क्या होगा, एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहेंगे। मतभेदों को दूर करने के लिए संविधान में अलग अलग सूची दी हुई है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो इन तीनों ही सूची में कुछ अलग अलग कार्य आते हैं, जो कुछ राज्य सरकार करती है, कुछ नेशनल गवर्नमेंट हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो करेगी, और कुछ हमारी जो है लोकल गवर्नमेंट्स है उनके अंडर भी थोड़ा बहुत काम आता है। तो क्या करते हैं, ये तीनों ने अपने काम को एक तरह से बंटवारा कर लिया है। तो नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे के साथ मिलके काम करती है। इससे क्या होगा, एक तो काम इजीली हो जाएगा और किसी पे ज़्यादा वर्कलोड आएगा भी नहीं। और क्या होगा, अपने जैसे पूरे नेशन में है या स्टेट में है तो कोई एक दूसरे पे इंटरफेयर नहीं करेगा, अपने अपने मामलों को ये सरकारें इजीली सॉल्व कर सकती हैं। तो इसीलिए संघवाद जो है वो राष्ट्रीय एकता को बना के रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम इन 3 सूचियों की बात करते हैं जो अभी मैंने आपको बताई है। संघ सूची क्या होती है? केंद्र सरकार पूरे देश के लिए एक ऐसी लिस्ट है जिसमें केंद्र सरकार के कार्य लिखे हुए हैं, या केंद्र सरकार को क्या क्या करना है वो बताया गया है। तो जो नेशनल लेवल के इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मैटर्स हैं, उन पे हमारी केंद्र सरकार काम करती है, यानी कि पूरे देश के लिए केंद्र सरकार हमारे लिए कार्य करती है। राज्य सूची आपको नाम से ही क्लियर है, राज्य सरकार का काम है, और अपने अपने राज्य में हर एक राज्य सरकार जो है इन सब चीजों पर ध्यान देगी। समवर्ती सूची में देखिए क्या है, केंद्र और राज्य सरकारें दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकती है। कुछ ऐसे हमारे इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं जो केंद्र और राज्य सरकारें क्या कर सकती हैं, क्योंकि ये क्षेत्र उनके, या हम ये कह सकते हैं केंद्र सरकार के अंडर नहीं आएगा या सिर्फ राज्य सरकार के अंडर नहीं आएगा, तो हम क्या कहेंगे, जो दोनों मिलके उस चीज पर फैसला ले सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल कृषि के ऊपर, या शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा का स्तर क्या होना चाहिए हमारे देश में। तो ऐसे जो मैटर्स हैं तो उन पे क्या है, दोनों ही सरकारें कानून बना भी सकती हैं और आपस में डिसाइड करके एक दूसरे की सहमति से वो चीजें इम्प्लीमेंट भी कर सकती हैं। आगे जो सेकंड पॉइंट है वो है शक्तियों का बंटवारा, यानी कि नेक्स्ट जो फीचर है वो शक्तियों का बंटवारा है। शक्तियों का बंटवारा मतलब कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में तीनों को अपनी अपनी शक्तियां दे दी हैं, पावर्स दे दी हैं। अब देखिए, जो विधायिका है वो क्या होता है, लेजिस्लेटिव होती है। इसमें क्या होगा, जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जो लीडर चूज होकर आते हैं वो बैठते हैं इसमें जाके। कार्यपालिका क्या होगी, जो कानून को लागू करेगी और शासन चलाने का काम देखेगी। विधायिका एक्चुअल में कानून बनाएगी और कार्यपालिका उस चीज को लागू करेगी, और शासन कैसे चल रहा है देश में या राज्य में वो हम ये देखेंगे डिपार्टमेंट। न्यायपालिका क्या होती है, न्यायपालिका जो हमारे कोर्ट्स हैं जितने भी, वो सारे न्यायपालिका। नेक्स्ट आ जाइए संसदीय शासन प्रणाली। इसमें क्या होगा, जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव खुद करती है। तो ये राइट हमें किसने दिया है, ये राइट हमें संविधान ने दिया है कि हम अपने लीडर्स को खुद चूज कर सकते हैं। और मेथड क्या है, मेथड है हमारा, भारत का संविधान हमें क्या देता है, राइट टू वोट। आप 18 साल से ऊपर हो गए तो आप वोट डाल सकते हैं, 18 साल के भी हैं तब भी। देखिए, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राजनीति में सरकार ना धर्म को मिलाएगी नहीं, उसको दूर रखेगी धर्म को। लेकिन जो इंडिया में होता है बहुत, कि जैसे ही वोट इलेक्शन आते हैं और लोग धर्म के नाम पर वोट मांगना शुरू करते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि आप राजनीति से धर्म को अलग रखें और किसी भी धर्म का विरोध ना करें, किसी को सपोर्ट ना करें, इक्वालिटी रखें सारे धर्मों में। नेक्स्ट है हमारा 5th पॉइंट, 5th मेन फीचर, मौलिक अधिकार। सबसे पहले यहाँ स्क्रीन पर देखिए सारे मौलिक अधिकार दिए हैं, टोटल जो है वो 6 होते हैं मौलिक अधिकार। तो हम 1 बाय 1 करके उसको समझ लेते हैं। समानता का अधिकार, इट मीन्स की इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। इसमें क्या होगा, कानून की नजर में सभी बराबर होंगे, चाहे किसी भी धर्म, जाति या जेंडर से आप बिलोंग करते हैं, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। स्वतंत्रता का अधिकार में ये आएगा कि आप भाषण की स्वतंत्रता, या कहीं पे कोई सभा बनानी है, कहीं कारोबार खोलना है, तो इस चीज की स्वतंत्रता आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। हम सबको ये अधिकार है कि हम किसी भी चीज पर अपना ओपिनियन दे सकते हैं। भाषण की स्वतंत्रता में आप ये मत सोचिएगा हम कुछ भी किसी को बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमें अपने ओपिनियंस, व्यूज रखने की जो है वो फ्रीडम है, और हम कहीं पे भी सभा बना सकते हैं, कारोबार खोल सकते हैं, तो ये हमारा है। नेक्स्ट आ जाइए, 3rd मौलिक अधिकार क्या कहता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें क्या है, मानव व्यापार या किसी से जबरदस्ती काम करवाना,
या 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करवाना ये अपराध माना जाता है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, आपको कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको इसी धर्म में रहना है। तो फिफ्थ है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, सभी को अपनी संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। स्पेशली जो हमारे अल्पसंख्यक लोग हैं उनके लिए ये बात बोली गई है कि क्योंकि वो थोड़े से हमसे अलग हैं, मार्जिनलाइज किए हुए हैं, तो हम उनको भी अधिकार देते हैं कि वो अपनी संस्कृति और अपनी शिक्षा का अधिकार रखते हैं, वो भी इन चीज़ों के हकदार हैं, उन्हें भी ये चीज़ें मिलनी चाहिए। सिक्स्थ है संवैधानिक उपचार का अधिकार, अगर आपको लगता है या किसी भी नागरिक को लगता है कि इन पांचों में से आपका कोई भी मौलिक अधिकार जो है वो वायलेंस हुआ है उसका, या आपसे छीना गया है किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा या किसी भी सभा के द्वारा, तो आप क्या कर सकते हैं, छठे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये 6 मौलिक अधिकार हैं जो हम पढ़ चुके हैं और इस तरह से हमने अपना फर्स्ट चैप्टर जो है एनसीईआरटी का कंप्लीट कर लिया है। अगली वीडियो में आप सेकंड चैप्टर देखेंगे और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।